हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज हम करेंगे स्टूडेंट्स कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके गृह विज्ञान से संबंधित है। और ये जो वीडियो है ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज भी हैं या कुछ आप थोड़ा सा डाउट में हैं। और इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ आपके पीवाईक्यूज तो है, सारे आपके पीवाईक्यूज रहेंगे एंड डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आप लोग लाइव चैट को जो है ज्वाइन कर लीजिए, मेरे साथ वहां पर कनेक्ट कर लीजिए एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब लोग फटाफट से लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए और हम जो है हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। अभी तक मैंने जितना अभी आपको नया पढ़ाया है 2-4 वीडियोस में, वहीं से क्वेश्चंस ये रहेंगे। इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि दुग्ध उत्पादन और दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जो है आपके जिम्मेदार है, वो क्रमशः है। आंसर करिए। गिव मी अ मिनट गाइस, आप आंसर करिए। आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है और मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन कौन सा है। मिल्क को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए एक चीज पहले, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछा जा रहा है, दुग्ध उत्पादन फिर दूध निकालने के लिए। तो पहले दूध उत्पादन वाला हार्मोन लगाएंगे, देन फिर दूध निकालने वाला हार्मोन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके आंसर होगा प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्योंकि ये दूध उत्पादक हार्मोन है, मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला। ब्रेस्ट में मनुष्य के, महिलाओं के ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, देखिए आप मेरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड वाला जो लेटेस्ट अभी मैंने पढ़ाया है वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए वो बहुत काम आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये हाइपोथैलेमस है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये वाला भाग एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, ये वाला भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है, मतलब पीछे वाली पिट्यूटरी। ये वाला है आपके आगे वाले पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी। अग्र पिट्यूटरी से आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपके फीमेल के ब्रेस्ट में, आपके ये फीमेल का ब्रेस्ट है, इसमें एल्विलाइज होते हैं, एल्विलाइज में आपके दूध के निर्माण में मदद करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और वहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से आपके रिलीज होता है, जो कि आपके, ये तो दूध बनाने में हेल्पफुल होता है, ये दूध से भर जाती है पूरी एल्वेलाइज, ठीक है। इस दूध को बाहर निकालने में आपके हेल्प करता है ब्रेस्ट से, क्या हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके जो मसल्स हैं उनको संकुचित करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कोई भी चीज में फैलाव आ सकता है या वो कुछ काम कर सकती है मसल्स। तो जब महिला बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पर भी सर्विक्स के मुंह को चौड़ा करने के लिए नॉर्मल बर्थ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत हेल्प करता है सर्विक्स को फैलाने में, सर्विक्स को चौड़ा करने में, ठीक है, जिससे बच्चा बाहर आ जाए। इसके अलावा ब्रेस्ट में मिल्क को बनाने में हेल्प करता है आपके प्रोलैक्टिन, जबकि ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने में, जब बच्चा रोता है तो महिलाओं ने फील किया होगा उनके ब्रेस्ट से मिल्क आने लगता है, क्योंकि इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। माँ को अपने बच्चे को देख के प्यार आ रहा है, ममता आ रही है, स्तन से दूध बहने लगता है माँ के, और बच्चा सक करता है माँ के स्तन को, तो मिल्क आसानी से बच्चे के मुंह में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन वहां पे वर्क कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से रिलीज होता है, जबकि प्रोलैक्टिन हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले भाग से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन को रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक तरीके से आप ऐसे याद रखेंगे, फादर है, पिताजी है, जो उसको नचाता रहता है। पहले हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको एक हार्मोन देता है, फिर उस हार्मोन को बंद करने के लिए भी दूसरा हार्मोन रिलीज करता है कि अब इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दो। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड वाला वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा गाइस। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए। हार्मोन जो दूध को बाहर निकालने में शुरू करते हैं, दूध उत्पादन और डिंब ग्रंथि के रोम के विकास को उत्तेजित करते हैं। यहां मैंने आपसे 3 चीजें पूछी हैं। सबसे पहला क्या पूछा है,
हार्मोन जो दूध को बाहर निकालने, मतलब मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन आपको बताना है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन आपको बताना है, दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन आपको बताना है ब्रेस्ट से। क्लियर है? दूध उत्पादन, मिल्क का प्रोड्यूसिंग हार्मोन आपको बताना है। तीसरी चीज आपको बतानी है, जो डिम्ब ग्रंथि, जो ओवरीज को आपके जो है क्या करता है, मेच्योर करता है, डेवलप करता है, स्टिमुलेट करता है, वो हार्मोन आपको बताना है। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? दूध को बाहर निकालने वाला ऑक्सीटोसिन, दूध उत्पादन में प्रोलैक्टिन, एंड डिम्ब ग्रंथि के रोम, आपके ओवरीज को विकास को, ओवरीज को डेवलप करने वाला, उत्तेजित करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसे, एफएसएच, जो कि आपके ग्राफियन फॉलिकल पे काम करता है। ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा फॉलिकल होता है जिसके अंदर आपके ओवम होता है, वही फटता है 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल, और देन फिर इसके बचे हुए टुकड़ों को हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्लियर है? पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच दोनों हार्मोन निकलते हैं जो कि किस पे काम करते हैं? ओवरीज पे काम करते हैं। फिर ओवरीज आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके क्या कह सकते हैं हम कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां आंसर आपके होगा ऑप्शन नंबर बी। चीजों को रटने से बजाय चीजों को समझने के प्रयास कीजिए, तो आप क्वेश्चन गलत करना कम करेंगे। जो कि कम्युनिटी टैब पर बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत आंसर करते हैं। अब जैसे फैलोपियन ट्यूब वाला है, वो सबने सही करा है, 2500 बच्चों ने वोट किया है, 90% बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चीज उनको समझ आ गई है ना। कुछ चीजें बच्चों को क्या हो रही है, समझ नहीं आ रही, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये आपको पीछे की तरफ धकेल देगा। स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनके क्लियर है वो आगे जाएंगे, जिनके नहीं क्लियर है वो पीछे हो जाएंगे। तो अपना कॉन्सेप्ट अभी भी समय है, उसको क्लियर कीजिए। आगे देखते हैं। प्रोलैक्टिन को असर्शन है और रीजन है। प्रोलैक्टिन को दूध उत्पादक हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन निपल के माध्यम से दूध की निकासी को उत्तेजित करता है। रीजन बिल्कुल गलत है, जबकि असर्शन बिल्कुल ठीक है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, दूध को उत्पादित करने वाला हार्मोन है, लेकिन दूध को ब्रेस्ट से बाहर निकालने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। अब आपके आयोग ने मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि दुग्ध निर्मित हार्मोन है, मनुष्य के स्तन में, महिलाओं के स्तन में दुग्ध निर्मित हार्मोन है, और मान लीजिए वहां पर उन्होंने प्रोलैक्टिन ऑप्शन ही नहीं दिया है, लेकिन ऑक्सीटोसिन दिया है, थायरॉक्सिन दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है, आपके ये दिया है, क्या कहते हैं, पैराथायरॉइड दिया है, एड्रिनल दिया है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? तब तो आप मजबूरी में ऑक्सीटोसिन आंसर लगाओगे ना। बट ऑक्सीटोसिन इज नॉट अ मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन इज अ मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन। मिल्क को बाहर निकालने में, पेशियों को संकुचित करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, बच्चे के जन्म के समय लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, जबकि दूध के निर्माण का हार्मोन आपके प्रोलैक्टिन है। तो ए सत्य है, लेकिन आर बिल्कुल गलत बात है। निपल से दूध बाहर आता है महिलाओं के ब्रेस्ट से बाय द ऑक्सीटोसिन, नॉट प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन की वजह से। समझ में आ रही है आपको ये चीज, सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये सब आपके पीवाईक्यूज हैं, आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दूध निकालने वाला हार्मोन बताइए महिलाओं के ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने के लिए, ताकि बच्चा आसानी से पी सके। कौन सा हार्मोन वर्क करता है? बताइए कौन सा हार्मोन वर्क करता है? आपके दूध के निकास के लिए ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है? ऑक्सीटोसिन। कहाँ से निकलता है? ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये आप याद रखिएगा, पश्च भाग से निकलता है पिट्यूटरी के। ये पिट्यूटरी बनाती नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस बना के देता है, और ये स्टोर्ड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। समझ में आ रहा है? हाइपोथैलेमस इसको बना के देता है। ये चीज मैंने हाइपोथैलेमस में आपको समझाई है कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, जब बच्चा माँ के गर्भ में था, तब उसके शरीर का निर्माण हो रहा था, तो हाइपोथैलेमस के ही टिश्यूज से पोस्टीरियर पिट्यूटरी बन जाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो इसकी सगा बेटा हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी इसमें बाद में आके लगती है, इसलिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत काम करवाता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये खुद ही जो है आपके
ऑक्सीटोसिन बना के यहाँ स्टोर करवा देता है। बस ज़रूरत पड़ने पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन को क्या करती है, बाहर निकालती है, रिलीज करती है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप क्लियर कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है, तो बिल्कुल कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कौन से भाग से पिट्यूटरी ग्लैंड के स्रावित होता है, तो पश्च भाग से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपके जो है ये स्रावित होता है। क्लियर स्टूडेंट? एंडोक्राइन सिस्टम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। आप इसे नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे अरे क्या करना है यार इसे पढ़ के, हमें पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, थायराइड क्या है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम और आपका जो नर्वस सिस्टम है ये दोनों ही आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आपका शरीर पूरा जिंदा है, काम कर पाता है अच्छे से, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र जिसे आप बोलते हैं, और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र की वजह से ही कर पाते हैं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का, चाहे आप टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, जीआईसी के हो, एलटी के हो, DSSB के हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप। आगे देखिए, कलर ऑफ लोकिया अल्वा। व्हाट इज लोकिया? हमने कहाँ पढ़ा है लोकिया? हमने पोस्टपार्टम पीरियड में लोकिया पढ़ा है। पोस्टपार्टम पीरियड कौन सा होता है? प्रसव के बाद की अवधि को आपके पोस्टपार्टम पीरियड, प्रसवोत्तर अवधि या फिर आपके परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं, जहां पर हमें वजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है, प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है, तब बॉडी से बहुत सारी गंदगी बाहर जाती है, ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो उस वजाइनल डिस्चार्ज को किस नाम से जाना जाता है? लोकिया को लोकिया बोला जाता है। हिंदी में भी इसे लोकिया ही बोला जाता है। ये 3 प्रकार से देखने के लिए मिलता है। इसके कलर के आधार पर हमने इसे 3 भागों में, हमने क्या विद्वानों ने इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा का कलर क्या होता है? येलो। वेरी गुड। क्या कलर होता है? येलो। जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं कर पाएगा लोकिया के बारे में। कलर ऑफ लोकिया सिरोसा। सिरोसा का कलर क्या होता है बताइए? अभी हमने बात करी लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा। लोकिया सिरोसा का कलर आपके होता है पिंक, या फिर आपको मिल सकता है लिखा हुआ पिंकिश ब्राउन। ठीक है, क्या मिल सकता है? पिंकिश ब्राउन। ठीक है, हालांकि पिंक होता है इसका कलर। क्यों पिंक होता है? क्योंकि इस समय आपके WBC की मात्रा ज्यादा होती है ब्लड में, ऐसा प्रतीत होता है ब्लड थोड़ा सा पिंक हो गया है। अल्बा सबसे लास्ट स्टेज होती है, और लोकिया आपके यूट्रस को उसकी जगह पर पहुंचने में हेल्प करता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया जब बच्चा बाहर निकलता है, प्लेसेंटा बाहर निकल गई, गर्भ प्रसव की तीसरी अवस्था पूर्ण हो गई, पूर्ण निष्कासन की अवस्था, तभी उसी को बोलते हैं जब प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकला तब से लेकर के 6 हफ्ते के समय को हम क्या बोलते हैं? हम आपके पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, प्रसवोत्तर अवधि बोलते हैं। इस समय महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उनके यूट्रस का वजन 1000 ग्राम हो जाता है, जो कि 60 ग्राम होता है। जब वो शादी आदि नहीं हुई होती, नॉर्मल लड़कियां होती हैं, 60 ग्राम होता है। बच्चे को पैदा करने के बाद उनका वजन 1000 ग्राम हो जाता है यूट्रस को तुरंत। तो उसको धीरे धीरे उसके नॉर्मल उसमें लाना है कि नहीं लाना है? ये लोकिया क्या है? लोकिया एक तरीके से वो डिस्चार्ज है, 9 महीने की पूरी गंदगी है, वजाइनल डिस्चार्ज है जो आपकी वजाइना के थ्रू बाहर होता है, जो ब्लीडिंग होती है महिला को 6 महीने, उसको ही हम लोकिया के नाम से जानते हैं। ये कलर के आधार पर 3 दिखते हैं, रुब्रा, सिरोसा एंड अल्बा। सिरोसा पिंक है, अल्बा येलो है, जबकि आपके रुब्रा का कलर क्या है? लोकिया रुब्रा का कलर क्या है? रेड। क्या कलर है आपके? रेड, लाल रंग का होता है, क्योंकि शुरू के 3-4 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है महिलाओं को बच्चे को जन्म देने के बाद। उस ब्लड को जो है आपके, उस गंदगी को, या उसमें जो है आपके सबसे ज़्यादा RBC की मात्रा होती है, इसलिए ये देखने में बहुत लाल दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको रुब्रा बोला जाता है और ये रेड कलर का होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। एरिक्सन के आधार पर, एरिक एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, आपके साइको सोशल थ्योरी दी है, डेवलपमेंट की, विकास का सिद्धांत दिया है मनोसामाजिक। इनकी एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पर भी पूछा था, किस स्टेज को एरिक एरिक्सन जो है, एरिक एरिक्सन ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक की स्टेजेस को 8 भागों में डिवाइड किया है, और उन्होंने हर एक स्टेज को एक नाम दिया है। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी उन्होंने स्कूल एज को नाम दिया है स्टूडेंट्स, लेटर चाइल्डहुड को नाम दिया है। किसको नाम दिया है? लेटर चाइल्डहुड को।
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिक एरिक्सन ने इन्फेंसी को, शैशवावस्था की अवस्था को उन्होंने सामाजिक सिद्धांत के आधार पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था बताया कि बच्चे में विश्वास बनाम अविश्वास है। अर्ली चाइल्डहुड को जो है एरिक एरिक्सन ने, अर्ली चाइल्डहुड आपके 2 से 6 साल तक का पीरियड होता है, इसको उन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। अर्ली चाइल्डहुड की उन्होंने 2 आपके विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है आपके टॉडलर स्टेज बोल दी है। 18 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को वो टॉडलर कह देते हैं, ये टॉडलर स्टेज है। यहाँ पर बच्चे में ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट करके आती है। और इसके बाद 3 से 5 साल तक की एक अवस्था है जिसको प्री स्कूल एज बोला है एरिक एरिक्सन ने। प्री स्कूल एज मतलब स्कूल से पहले की अवस्था। यहाँ पर भी एक क्या विशेषता दी है, मेरे दिमाग से उतर रही है, मैं भूल गई। यहाँ पर भी एक विशेषता दी है। मैं एरिक एरिक्सन की स्टेजेस को लेकर के आपको याद करवाऊंगी, एक वीडियो दूंगी प्रॉपर। मैंने इसका एक बहुत सुंदर इमेज आपको भेजा है टेलीग्राम पर, आप लोग देखना उसे, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है। लेटर चाइल्डहुड को जो है स्कूल एज है कहते हैं, एरिक एरिक्सन भी इसको स्कूल एज बोलते हैं। और इस समय बच्चों में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी वाली कंडीशन होती है देखने के लिए। आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चे अपनी पहचान बनाम भूमिका को जब ढूंढते हैं, बच्चे अपनी पहचान ढूंढते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, नहीं चलो मैं सिंगर बनता हूँ, नहीं चलो मैं डांसर बनता हूँ। ये सब बच्चों में एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस, एडोलेसेंस अर्थात किशोरा अवस्था को बोला है। क्लियर है। काफी बच्चों ने ये आंसर गलत किया था, इसका आंसर स्कूल एज होगा, लेटर चाइल्डहुड होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंट की ही स्टेज है जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस उन्होंने किस स्टेज को बोला है। बच्चे अपनी पहचान ढूंढते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं समाज में कि नहीं अब हम ये बनेंगे, नहीं हम वो बनेंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे, अपने रोल को डिसाइड करते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते होते हैं। ये आपके एडोलेसेंस एज है जिसे हम किशोरा अवस्था बोलते हैं, जो कि आपके 13 साल से 20 साल तक की मिनिमम मानी जाती है। इसी को तो टीनेजर्स बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये आपके कौन सी स्टेज है, ये आपके आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फर्मिटी की पहचान बनाम भूमिका वाली अवस्था है। कौन सी? किशोरावस्था। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए 10th नंबर का, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में हिंदी से पूछा था, उत्तल अवतल। अब आप मुझे इसका आंसर इंग्लिश में दीजिए। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स या सिलेंड्रिकल लेंस का, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का भी नहीं। दूर दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष होता है जहां पर हमें दूर का तो साफ दिखाई पड़ता है लेकिन निकट का दिखाई नहीं पड़ता। हमारी दृष्टि दूर गिर रही है, हमें दूर की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई नहीं पड़ती। मैंने इसकी आपको एक ट्रिक दी थी कि मेरी मम्मी मुझे दूर से आवाज लगा रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो वो मुझसे कहती है कानों में क्या वैक्स भरा है। तो इससे हमने इसको याद किया था, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है आपके दूर दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, यहाँ भी बच्चे बहुत गलत थे। हिंदी मीडियम से पूछा था क्वेश्चन तब भी कम्युनिटी टैब पर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को आज तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप प्रतियोगिता में पीछे हो जाएंगे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो प्रतियोगिता में आगे हो जाएंगे, है ना। यही चीजें तो आपको आगे पीछे कर दी हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, और पूछे गए प्रश्न है और हमने तो इसकी ट्रिक भी निकाली हुई है। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष में, कॉन्वेक्स। और ऑटोमेटिकली कॉनकेव किस में यूज होता है, आपके किस में यूज होगा, निकट दृष्टि दोष में। आगे देखते हैं, गोल्डन एज किसे बोला है, बताइए। गोल्डन एज, स्वर्णिम काल की अवस्था या स्वर्णिम अवस्था, किस अवस्था को, किस स्टेज को बोला जाता है विकास की। तो एडोलेसेंस को जो है आपके स्वर्णिम अवस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर्णिम अवस्था या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है किशोरा अवस्था को। क्लियर है स्टूडेंट, आई होप क्लियर होगा आपको यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोपिया, किस कंडीशन को आप मायोपिया के नाम से जानते हैं, किस बीमारी को मायोपिया के नाम से जाना जाता है, पहले तो ये बताइए। और इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मायोपिया आंख से संबंधित बीमारी है, आपकी आई से संबंधित बीमारी है।
आपके निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है और दूर दृष्टि दोष का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष का एक नाम है हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष का नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में दृष्टि आपकी दूर का दिखाई देता है, सॉरी निकट का दिखाई देता है ना, दूर का दिखाई नहीं देता, क्योंकि दृष्टि आपकी निकट में ही पड़ जाती है और दूर का आपको साफ दिखाई नहीं देख रहा, इसी को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के भी नाम से जानते हैं। हमने जब पढ़ लिया कि दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, तो मायोपिया में आपके कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? आप इन सभी टॉपिक्स के लिए एक बार जिन बच्चों को कंफ्यूजन है या डाउट्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सेंसेस वाली वीडियो देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम वाली वीडियोस देखिए, आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपके 64% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, संतुलन का आधार है मेंटेन बॉडी बैलेंस। देखिए, जब हम मस्तिष्क के सापेक्ष में बात करते हैं, ब्रेन के, मैं आपसे ब्रेन के अंडर बात कर रही हूं। ब्रेन में आपके प्रामस्तिष्क होता है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मैंने ब्रेन टॉपिक में आपको ये चीज पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाई है। इस चीज को याद करने की मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी। जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं वो जानते हैं, सेरिब्रम आपके स्मरण क्षमता से संबंधित होता है। आपको चीजें याद रहती हैं, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, आपका मेमोरी कार्ड है सेरिब्रम, आपको चीजें याद रहती हैं। तो ब्रम मेमोरी, सेरिब्रम मेमोरी, ऐसे करके मैंने आपको इसे याद कराया था। इसे हिंदी में प्रामस्तिष्क बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रामस्तिष्क, है ना। पोन्स तो कनेक्ट करती हैं आपके इसको, सेरिब्रम और सेरिबेलम को आपस में कनेक्टिविटी का काम करती है, ये तो हो ही नहीं सकता। स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिबेलम बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस बेलम, ऐसे मैंने इसको याद कराया था आप सभी को। किसमें? ब्रेन वाले वीडियो में, है ना। जरूरी नहीं समझते बच्चे, देखना कुछ बच्चे तो सोचते हैं क्या करना है देख के, टीजीटी में नहीं आता। ये टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू है। आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, आपको मिलेगा कई बार ये क्वेश्चन देखने के लिए कि शरीर को संतुलन कौन प्रदान करता है। अगर हम मस्तिष्क के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम, जो व्यक्ति शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उनका सेरिबेलम ही जो है वो संतुलन खो बैठता है, इसलिए वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता सीधे, क्योंकि सेरिबेलम आपको सीधे खड़ा होने में, मतलब आपको पोस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी पोजीशन प्रोवाइड करता है, आप सीधे खड़े हो पाते हैं। आप गोल गोल घूमते हुए भी सीधे खड़े हो जाते हैं, आप नहीं गिर पाते सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुनेंगे, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। शरीर को संतुलन प्रोवाइड करता है सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं करता। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि आपको स्मरण क्षमता, मेमोरी कार्ड, मेमोरी लर्निंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? यहाँ पे 28% बिल्कुल सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। एरिक एरिक्सन की जो आपके स्टेजेस है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये आपके एडोलेसेंस नहीं है, ये आपके लेटर चाइल्डहुड है। 11% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है एंड ये आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर है मैं बताती हूँ। मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, मेरी ऑब्जर्व शक्ति अच्छी है, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। जैसे फैलोपियन ट्यूब वाला क्वेश्चन है, सबका सही है, 90% बच्चों का सही है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर है ना। ये 76% बच्चे यहाँ गलत इसलिए कर गए क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं था, जल्दबाजी में इन्हें लगा इन्फीरियोरिटी है, इसका मतलब एडोलेसेंस हो जाएगा आंसर, इन्होंने एडोलेसेंस आंसर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, इसका आंसर लेटर चाइल्डहुड होगा। कोई बात नहीं, मैं यही बोलूँगी, टेक योर टाइम, समय लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट मत करिए, पूरे ऑप्शंस को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, फिर आंसर करिए, वरना आप गड़बड़ कर जाएंगे, है ना। और रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, तो मैंने हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन पूछ के देख लिया है और इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पूछ के देख लिया है। जैसे दूरदृष्टि दोष में आप सब ने
अधिकतर बच्चों ने अवतल लेंस बताया है आंसर, जबकि उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। उसकी एक ट्रिक भी मैंने शेयर की हुई है मेरे चैनल पर। मैं चाहती तो मैं नहीं करती, छुपा ले जाती, लेकिन मैंने शेयर की है ताकि मेरे हर बच्चे को ट्रिक याद हो, उसके फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना होने पाए। क्लियर है? तो आप ढूंढिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है ट्रिक वो ढूंढेंगे चैनल पर जाकर के, इसी बहाने पढ़ेंगे तो कम से कम। तो आपके जो है आइडेंटिटी क्राइसिस है एडोलेसेंस बच्चे, इंफीरियोरिटी वाली लेटर चाइल्डहुड में आती है, उत्तर बाल्यावस्था में आती है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। गैंग एज, गैंग एज में क्या आंसर हो जाएगा? गैंग एज, बच्चे गैंग कब बनाते हैं? बच्चों का समूह कब बनता है? जब वो स्कूल जाते हैं, मित्र बनाते हैं, उनकी टोली बन जाती है, उनके गैंग बन जाते हैं, है ना। 2 से 6 साल के बच्चे को हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। 2 से 6 साल का बच्चा पैरेलल गेम्स खेलता है। पैरेलल गेम समझते हैं आप? समानांतर। नदी के 2 किनारे एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं है आपस में। नदी के 2 किनारे, ठीक है, ये पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल, समानांतर कर चलना। एक बच्चा अपने गेम से खेलेगा, एक बच्चा अपने गेम से खेलेगा, दोनों को किसी से मतलब नहीं होगा। इसको इसके गेम से मतलब नहीं, इसको इसके गेम से मतलब नहीं, जब बच्चे छोटे होते हैं। हाँ, वो बात अलग है, एक दूसरे का खिलौना छीनेंगे, एक ही खिलौने के लिए रोएंगे, वो बात अलग है, लेकिन दोनों को अगर एक जैसा खिलौना मिल जाएगा, समानांतर खेलने लगेंगे। गैंग कहाँ बनाते हैं बेचारे 2 से 6 साल के बच्चे? अभी वो स्कूल नहीं गए, प्री स्कूल एज है, स्कूल से पहले की अवस्था बोली जाती है, छोटे हैं, टॉडलर्स आ जाते हैं, उनमें चलना सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। गैंग कहाँ से बनाएंगे बच्चे? गैंग कहाँ से बनाएंगे? प्री गैंग एज बोली जाती है अर्ली चाइल्डहुड। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए 60% लोग, ठीक है। और हिंदी में भी गैंग को गैंग ही बोलते हैं, ऐसे ही मिलेगा आपको लिखा हुआ। लेटर चाइल्डहुड इसका आंसर होगा। 35% आर करेक्ट, 60% बच्चे गलत हैं। क्यों गलत है? एक बस मैंने कारण ढूंढ लिया है, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से। और दूसरी चीज, मतलब आप लोग अपनी सेल्फ को वो होता है ना, तर्क देना बंद कीजिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था मैम ने इसलिए हमसे गलत हो गया। कुछ बच्चे इस बात पे तर्क देते हैं, ठीक है। लास्ट में इंग्लिश वाला ही आंसर करेक्ट माना जाता है, ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में घुसा लेना। टीजीटी पीजीटी में जब हिंदी और इंग्लिश को लेकर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है ना, तो इंग्लिश वाला आंसर करेक्ट माना जाता है। तो ये तर्क देना अपनी सेल्फ को और मुझे बंद कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। मैं यही बोलूंगी, वरना आप पीछे रह जाएंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बताइए? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? अभी हमने बात करी और मैंने आपको ये पढ़ाया भी है कि मस्तिष्क का सबसे ज्यादा जो भाग लेता है वो आपके सेरिब्रम लेता है। सेरिब्रम, जिसे आप प्रामस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? प्रामस्तिष्क, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये। आप अपना पूरा खोपड़ा छुइए ऊपर की तरफ, ये पूरा आपके सेरिब्रम है, इसके अंदर पीछे की तरफ सेरिबेलम होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब। मानव स्तन के दूध में बिफिड्स फैक्टर का क्या काम है? बाइफिड्स फैक्टर क्या करते हैं? अभी हमने ब्रेस्ट फीडिंग में मैंने आपको पढ़ाया है, ह्यूमन मिल्क में आपके एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके यूथ में देखिएगा, मिल्क वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, या तो डाइट में पूछा गया है या DSSB में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन मिल्क में बिफिड्स फैक्टर क्या काम करते हैं। मैंने भी आपको पढ़ाया कि ह्यूमन मिल्क में जो बिफिड्स फैक्टर होते हैं, बाइफिड्स फैक्टर होते हैं, ये आपके ई कोलाई जो कि आपके इंटेस्टाइन में रहता है, जो कि आपके डायरिया कॉज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसके फंक्शन को रोकते हैं, इसके इन्फेक्शन को रोकते हैं। कौन से फैक्टर? बिफिड्स फैक्टर। मानव दूध में जो ह्यूमन मिल्क है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो शुरू का कोलेस्ट्रम होता है, उस सब में एंटीबॉडीज बहुत अच्छी पाई जाती हैं, उसमें ये बिफिड्स फैक्टर भी पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, ठीक है, PABA पाया जाता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जो कि मलेरिया नहीं होने देता बच्चे में, मलेरिया के फैक्टर को रोकता है, एंटीबॉडीज पैदा करता है बच्चे के अंदर। क्लियर हुआ आपको इतनी चीजें? ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबके पास यूथ है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो मानव रक्त में जो बिफिड्स, मानव रक्त कह रही हूं बार, मानव स्तन के जो दूध में आपके बिफिड्स फैक्टर पाए जाते हैं, ये ई कोलाई के आपके फंक्शन को, ई कोलाई के इन्फेक्शन को रोकते हैं। ई कोलाई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि डायरिया कॉज करता है बच्चों में, ठीक है।
इसके अलावा बिफिड्स फैक्टर आपके इंटेस्टाइन की फ्लोरा मेंटेन करते हैं, मतलब इंटेस्टाइन को स्वस्थ बना के रखते हैं। आपकी बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है, छोटे बच्चों की जो छोटी आंत होती है, उसको स्वस्थ बना के रखते हैं ये बिफिड्स फैक्टर। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सब आंसर करेंगे। दूध में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में मुख्यतः आपके केसीन प्रोटीन ही पाई जाती है। ये बात 100% सही है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, मैं बताती हूं। आपसे पूछा गया है दूध में वे प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन का परसेंटेज, किसमें? ह्यूमन मिल्क में, माँ के दूध में। मैंने आपको पढ़ाया, ये चीज अभी समझाई कि ह्यूमन मिल्क में जो स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है, बिल्कुल माँ को जो शुरुआत से दूध आना स्टार्ट होता है, उसमें 90:10 का रेशियो होता है वे प्रोटीन का और केसीन का। वे प्रोटीन की मात्रा मानव के दूध में ज्यादा होती है शुरुआत में, जबकि केसीन की कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे प्रोटीन अच्छे से पच जाता है, इजिली डाइजेस्टिबल होता है, जबकि केसीन प्रोटीन जल्दी से नहीं पचता। तो भगवान जानते थे भैया इतना छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ 1 दिन का, उसको हल्का दूध दो। उसकी माँ के दूध में वे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा कर दी, केसीन की कम कर दी, क्योंकि वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है। ये रेशियो 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है, पीजीटी होम साइंस के, आप चेक कर सकते हैं। रेशियो पूछा गया और मैंने आपको पढ़ाई ये चीज़ कि धीरे धीरे ये रेशियो आपके 50-50 का हो जाता है। जैसे जैसे मिल्क मैच्योर होता जाएगा, बच्चा बड़ा होता जाएगा, कुदरती ये रेशियो जो है 50-50 का हो जाएगा। लेकिन गाय भैंस इन सब के दूध में आपके केसीन की मात्रा ज़्यादा अच्छी होती है, वे प्रोटीन कम होता है। वहाँ पर आपके 80-10 हो जाता है, 80-20 हो जाता है। शायद 80 केसीन की मात्रा हो जाती है गाय के दूध में और 20 आपके वे प्रोटीन हो जाता है गाय के दूध में। कि भाई गाय का दूध तो मैच्योर मिल्क है, 1 साल से बड़ा बच्चा पिएगा। अब जरूरत है किसकी? केसीन की। शरीर के निर्माण की जरूरत है, बॉडी के लिए अच्छे प्रोटीन की जरूरत है, केसीन की जरूरत है। अब बच्चा अच्छे से पचा सकता है, उसके अंदर रेनिन एंजाइम बनने लगता है, तो माँ वो गाय के दूध में, भैंस के दूध में, इन सबके दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध की मुख्यतः प्रोटीन जो है वो केसीन प्रोटीन ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? केसीन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सब। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताएंगे दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। दूध पुअर सोर्स है विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं होता तो आयरन भी नहीं होगा। दूध में आयरन की भी कमी होती है, विटामिन सी की भी कमी होती है। आगे देखिए, दूध में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप बताएंगे दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क आप पढ़ चुके हैं, आपको अभी मैंने लेटेस्ट समझाया है दूध का संगठन, ठीक है। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा जो है, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे माँ का हो, चाहे बकरी का हो। देखिए बकरी का दूध बच्चे को नहीं दिया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता है, इसलिए जो हम पढ़ते हैं माँ के दूध के बाद वो गाय के दूध के पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा वाटर की होती है, लगभग 80% जो है आपके वो क्या होता है? दूध में जल होता है। इसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर फैट होते हैं, फिर प्रोटीन होते हैं। माँ के दूध से ज्यादा प्रोटीन गाय के दूध में होता है, माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। आगे देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग, सब ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। अगर मैं आपसे ब्रेन के कॉन्सेप्ट में पूछूंगी तो सेरिबेलम बॉडी को बैलेंस करता है, एक पोस्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप खड़े रह पाते हैं सीधे ब्रेन से, सेरिबेलम की वजह से। लेकिन मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? मैं अंग की बात कर रही हूँ, ऑर्गन की बात कर रही हूँ। आंख, नाक, कान या आपकी स्किन, क्या क्या होगा इसमें? कौन सा अंग? कान। आपके कान जो हैं वो 2 काम करते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये आपको सुनने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल। दूसरा, ये आपके शरीर को संतुलन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। एक अंधा व्यक्ति भी सीधा चल सकता है क्योंकि वो सुन सकता है। क्लियर है? शरीर का संतुलन बनाए रखने में अगर मैं आपसे अंग पूछूंगी तो वो कान है। अगर मैं ब्रेन के सापेक्ष में आपसे पूछूंगी या एग्जामिनर आपसे ब्रेन के सापेक्ष में पूछेगा तो वो सेरिबेलम होगा। शरीर को संतुलन प्रोवाइड करते हैं कौन? सेरिबेलम। और अगर अंग पूछा जाए तो कान। जुड़े किससे हैं? जुड़े तो ब्रेन से ही है ना। कान, कान शरीर को संतुलन प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कान आपके सेंसरी ऑर्गन है, स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी तंत्र है, संवेदी जो है आपके ये अंग है, और संवेदी तंत्र जो है ये भी आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। पूरा मैंने ये चीज आपको क्लियर की हुई है। कान जो है आपको सुनने में और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।
आगे देखते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी है? नलिका विहीन, जिसके पास डक्ट नहीं है, डक्ट लेस ग्लैंड, कौन सी होती है? जब मैंने ये स्टार्ट किया था पढ़ाना आपको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उससे पहले एक पूरा सेशन मैंने इसी पर दिया है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या है। एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एक्सोक्राइन अपनी सिक्रीशंस को एक नाली में, एक डक्ट में छोड़ती हैं, जबकि एंडोक्राइन अपनी सिक्रीशन तुरंत डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं। तो जो चीज डायरेक्ट ब्लड में घुल रही है वो हार्मोन है, और जो डक्ट में बह रही है, किसी नली में बह रही है, वो एंजाइम्स हैं। क्या है? एंजाइम्स हैं। नलिका विहीन ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए यह नलिका विहीन ग्रंथि है। आपके आंसू नली में बहते हैं, ठीक है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो नली में बहते हैं, वो पर्टिकुलर उस जगह पे जाके काम करते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन ग्रोथ हार्मोन तो पूरी बॉडी में बहता है, पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। हार्मोन है, डायरेक्ट ब्लड में मिलता है जाकर के, क्योंकि पूरी बॉडी को चाहिए ग्रोथ। समझ में आ रहा है? अपने पर्टिकुलर रीजन से बहुत दूर तक हार्मोन काम करते हैं, इसलिए वो नलिका विहीन कहलाते हैं। नलिका युक्त एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती हैं, जो अपनी सिक्रीशन को, जो भी अपने अंदर से निकाल रही है, अपने स्त्रावण को किसी नली में डालती हैं, वो नलिका युक्त ग्रंथियां कहलाती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इनमें से क्या आपके एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है? हृदय की गति, आमाशय में क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन पेरिस्टाल्टिक मोशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से आपका खाना मुंह से लेकर के आपके एनस तक जाता है थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मोशन। इसे हिंदी में क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तेज आंख में आंखें बंद हो जाना, अचानक से चौंक जाना, डर जाना, ये सब आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो आपने बच्चों में अभी पढ़े है ना, और बड़ों में हमेशा रहते हैं कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो तीव्र प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना प्रतिवर्ती क्रिया का रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? जिसका सेंटर पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। टीजीटी का पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आप किसे बोलेंगे? अस्थि कोशिकाओं को। बोन्स में आपके ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती हैं, दो तरीके के सेल पाई जाती हैं। पेशी कोशिका को, तंत्रिका कोशिका को, या रक्त कोशिकाओं को। रक्त में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, जो कि आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मैं मीटर बोल रही हूँ। और होती है, हमारे शरीर में इतनी लंबी लंबी न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आपके न्यूरॉन, जो कि तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सिस्टम की सेल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया है? ग्लाइकोजेनोलिसिस की प्रक्रिया है, बताइए। ग्लाइकोजेनोलिसिस बताइए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बताइए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया क्या है? आपको चारों प्रक्रियाएं मैंने पढ़ाई हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा आपको मैंने पढ़ाया है क्या? ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, चारों पढ़ाएंगे। बताइए क्या होती हैं ये? इसका आंसर करिए सब लोग फटाफट से। ग्लाइकोलाइसिस का जो है, ग्लाइकोजनलाइसिस, हाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। ग्लाइकोजन का जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, जब वो हमारी बॉडी में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता, तो जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लिए टूटता है, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। हमेशा बोला है मैंने, 2 टर्म याद रखिएगा, एक है जेनेसिस और एक है आपके लाइसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज बॉडी में पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया है, सेल का साइटोप्लाज्म उसको तोड़ रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है, यह है ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है, मतलब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में, लिवर में, मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है, तो ग्लूकोजेनेसिस बन रहा है, जेनेसिस। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लिए टूट रहा है, दैट इज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का लाइसिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस है ना। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फैट, लाइक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज ना होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट ना होने के कारण, जब कभी भी वसा और प्रोटीन टूटने लगते हैं एनर्जी देने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कुछ नया बन रहा है, हमारी बॉडी कुछ नया बना के ग्लूकोज कर ला रही है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्लियर है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोजन का टूटना। क्लियर। आगे देखिए, शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, पहले तो इस प्रक्रिया का नाम बताइए और कौन इसको नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लूकोजेनेसिस हो रहा है। कौन करेगा ये हेल्प, कौन करेगा ये काम, करता कौन है? हाइपोग्लाइसेमिक कौन करता है? हाइपोग्लाइसेमिक। शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। ये काम इंसुलिन करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो हाइपरग्लाइसेमिक कौन करता है? ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाता है बॉडी में? ग्लूकेगॉन। कौन बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन। वो हाइपरग्लाइसेमिक करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में हेल्प करता है, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में हेल्प करता है। कहता है अरे अरे बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लाइकोजन भैया चलो उठो बदलो ग्लूकोज में, तो ग्लाइकोजन बदलता है ग्लूकोज में। वो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और उसको हेल्प कौन करता है? ग्लूकेगॉन। क्लियर है। आगे देखिए, पैराथायरॉइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? हमारी बॉडी में कितनी पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती हैं? ये है थायरॉइड ग्लैंड, जो कि आपके सामने से दिखती है। इसके पीछे इसमें 4 पैराथायरॉइड जो हैं वो धसी होती हैं पीछे की साइड। आप आगे से अपने गले को देखेंगे तो सिर्फ थायरॉइड दिखेगी, पीछे से अपने गले को देखेंगे तो उसमें पैराथायरॉइड दिखती हैं। ठीक है, मैंने आपको इमेजेस से दिखाया हुआ है। इनकी संख्या 4 होती है। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा हार्मोन रुधिर में, ब्लड में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने के लिए ग्लाइकोजन को और वसा के विखंडन को प्रेरित करता है? ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बहुत घट गया है, अब जरूरत पड़ रही है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, कौन सा हार्मोन काम करेगा, ग्लाइकोजन को बदलेगा ग्लूकोज में? ग्लूकेगॉन। वसा को, अब मान लो ग्लाइकोजन भी नहीं बची शरीर में, तो फिर फैट के ऊपर आ जाएंगे एनर्जी लेने के लिए। फैट से बोलेगा टूटो, फैट का टूटना कहलाता है लिपोलाइसिस। क्या कहलाता है? लिपोलाइसिस। लेकिन जब फैट टूटने लगा बॉडी में और ग्लूकोज देने लगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि कुछ नया हमारी बॉडी में बन रहा है। नॉन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए आ गए। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या तो हमारी बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है ना, या तो हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, या हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा ही नहीं रहे। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट कार्बोहाइड्रेट थोड़ी है, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और हमारी बॉडी में टूट रहे हैं। तो फैट का टूटना लिपोलाइसिस है, लेकिन फैट ग्लूकोज में बदल जा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। कुछ नया बन रहा है, हमारा शरीर कुछ नए तरीके से एनर्जी ले रहा है, चाहे वो फैट से ले चाहे वो प्रोटीन से ले। नौबत ना है कि वो प्रोटीन से ले, वरना आदमी की डेथ निश्चित हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर में पैराथॉर्मोन की क्रिया क्या करती है? डायबिटिक कोमा वगैरह सब में अभी जब पढ़ाऊंगी ना, मैराथन लूंगी, सब समझाऊंगी, ये चीज़ें सब फिर से समझाऊंगी। तो उसमें डायबिटिक कोमा और ये सब आपको कीटो एसिडोसिस सब कुछ बताऊंगी मैं। क्लियर है। मानव शरीर में पैराथॉर्मोन की क्रिया क्या करती है? पैराथॉर्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। ये क्या करता है? मैंने बताया ना, पैराशूट आपको कहाँ ले जाता है? ऊपर। हमेशा हम पैराशूट में ऊपर जाने के लिए बैठते हैं,
तो पैराथ हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है ना, कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। 30 नंबर आंसर कीजिए। ये हार्मोन लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के जिम्मेदार है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, कुत्ता देख के अपने सामने या तो आप उससे भिड़ जाएंगे या आप उससे भाग जाएंगे, दो ही तो काम करेंगे। तो कौन इसको रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे आप जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, एड्रीनल। ये है आपका रीनल, और रीनल के ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड, रीनल के ऊपर है, दैट्स वाई ये कहलाती है आपके एड्रीनल ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। गिव मी अ मिनट, बताइए स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। फीमेल में जो आपके नसबंदी कराई जाती है, परमानेंट इलाज है, इसके बाद फीमेल फर्टाइल नहीं रह जाएगी, इसे क्या कहते हैं, फीमेल ट्यूबोक्टॉमी। फीमेल ट्यूबोक्टॉमी, इसमें आपके फैलोपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, मेल वेसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, मेल वेसेक्टॉमी। मेल वेसेक्टॉमी होती है, इसमें पुरुषों की नस काट दी जाती है, स्पर्म का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटेसिस क्या बताता है, एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। ये भ्रूण के लिंग को बताता है, अमाइनो एसिड्स को बताता है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के ऑर्डर को बताता है, अनुक्रम को बताता है, हार्मोन के प्रकार को बताता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है स्टूडेंट्स, ये अब बैन कर दिया गया है। ये भ्रूण के लिंग को बताता है। इसमें क्या करते थे, ये जो एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, यहाँ से इंजेक्शन डाल के थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड खींच लेते थे और फिर उससे बच्चे की कोई बीमारी वगैरह चेक करते थे। इसमें बच्चे का जेंडर भी पता चल जाता था, बच्चे का जेंडर भी जांच लिया जाता था। इस एमनियोटिक सेक्स से पता चल जाता है बच्चे का जेंडर भी। ठीक है, उस प्रक्रिया को एमनियोसेंटेसिस बोलते थे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग की भी पहचान हो जा रही थी, जेंडर की भी पहचान हो जा रही थी कि लड़का है कि लड़की है। दैट्स वाई इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन ये एक प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस। क्लियर। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और आप किस नाम से जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी तंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, वाहिनी विहीन ग्रंथि, नलिका विहीन ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ये सेनापति की तरह है, ये बाहुबली की तरह है, ये सबके लिए काम करते हैं बाहुबली की तरह। ये भल्लाल की तरह नहीं है जो एक नली में चले, एक गली में चलेगा, एक पर्टिकुलर उसको एक रास्ता चाहिए चलने के लिए, नहीं, ऐसे याद रखो। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाहुबली की तरह हैं, ये पूरे शरीर में काम करती हैं, दूर दूर तक शरीर के एरियाज को देखती हैं, एकदम पूरी प्रजा को, पूरे शरीर को एक सेनापति की तरह ऑर्डर करती हैं। और वहीं राजा कब निकलता है, जब उसकी ज़रूरत होती है। एंजाइम्स कब निकलते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट आया उसको पचाने के लिए, प्रोटीन आया तो पचाने के लिए। समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखिए। राजा हमेशा उसको एक रास्ता चाहिए, उसके लिए एक रास्ता बनाया जाएगा, उस पर चलेगा। बाहुबली तो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जाएगा, ऐसे याद रख लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नलिका विहीन ग्रंथि बोलते हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके डक्टफुल ग्लैंड्स होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन का, और यह स्रावित कहाँ से होता है। ग्रोथ हार्मोन आपके पिट्यूटरी से स्रावित होता है, पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से स्रावित होता है, और इसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए पिट्यूटरी से जो आपके हाइपोथैलेमस है, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भाई रिलीज करो पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी रिलीज कर देगी। जब इसका काम हो गया तो ये दोबारा एक हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब अब बंद कर दो पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन निकालना, पिट्यूटरी बंद कर देगी। इसको सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन। जबकि सोमैटोट्रोपिन किसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। PYQ है, पूछा गया है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। क्लियर। कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से।
निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर है आपके थायराइड ग्लैंड। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड आपके शरीर की, बहुत महत्वपूर्ण। अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। सबसे बड़ी ग्रंथि बस देखा, आंसर लीवर मार दिया। ये देखा ही नहीं, मैम ने पूछा क्या है, अंतःस्रावी पूछी है, एंडोक्राइन पूछी है। आप कोई डाउट नहीं है, 100% लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो। मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है आपसे। चलिए अभी करते हैं इस पे बात आपसे मैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्वतंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर काम करती है? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, क्योंकि वो सारी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है। बट दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो पिट्यूटरी से रेगुलेट नहीं होती। एक है पैराथायरॉइड, जिसे हिंदी में परावटू भी बोलते हैं, परावटू, ठीक है। और एक है आपके पेनक्रियाज, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। ये दोनों पिट्यूटरी से नहीं रेगुलेट होती। कहती चल चल अपना काम कर, हम तेरी नहीं सुनेंगे। ना पैराथायरॉइड सुनती है पिट्यूटरी की, और ना पेनक्रियाज सुनता है पिट्यूटरी का। समझ में आ रहा है? पिट्यूटरी से परावटू, पैराथायरॉइड और पेनक्रियाज स्वतंत्र होकर काम करते हैं। बाकी सबको पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। आगे देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? गिव मी अ मिनट। ये क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पूछा है ना, ये रहा सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पूछा है। 46% यहाँ गलत है, 33% यहाँ बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है मैंने आपसे, अंतःस्रावी ग्रंथि। गिव मी अ मिनट, लुक एट दिस। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखिए, ये पिक्चर अपने दिमाग में छाप लीजिए आप लोग। कैसे? देखिए, दिमाग में 3 ग्रंथि होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। गले में थायराइड, पैराथायरॉइड होती है। फिर उसके नीचे थाइमस होती है। फिर पेनक्रियाज होती है आपकी। पेनक्रियाज तो मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, मिश्रित ग्रंथि है भाई। ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। इसलिए एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं, हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि केवल उन्हें बोलते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डाल देती हैं। लीवर ऐसा नहीं करता। लीवर अपनी सिक्रीशन डक्ट में देता है, डक्ट में। लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये 1.5 किलो का होता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके थायराइड ग्लैंड होती है। इससे एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर। ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, इसकी 2 लोब्ड होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए थायराइड ग्रंथि। समझ में आ रहा है? ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में, प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसी ग्रंथि है जो प्रेगनेंसी में देखने के लिए मिलती है फीमेल में, और ये पूरी प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बना के रखती है फीमेल्स के अंदर। क्लियर हुआ? लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्लियर हुआ? लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है बॉडी की, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है सबसे बड़ी बॉडी की। वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे छोटी पीनियल है। अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं है तब आप पिट्यूटरी को आंसर मानेंगे। क्लियर? आगे देखिए, कौन सी है? अवटू, थायराइड। एस्ट्रोजन का कहां से स्राव होता है? एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है? ओवरीज में, ग्राफियन फॉलिकल से। कहां से रिलीज होता है? ग्राफियन फॉलिकल आपके एस्ट्रोजन रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण इनमें में से किस अंग द्वारा होता है? आपकी आंखों में प्रकाश पड़ रहा है, कौन सा आंख का ऑर्गन आपके जो है कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। सिलेरियम मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे पढ़ाया था ना, जो कि तेज आंख में आंख को सिकोड़ लेती हैं। कम आंख में आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, चीज को ढूंढते हो, तो सिलेरियम मसल्स की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, जल में घुलनशील डाई है, आंसर करिए। वाटर सोल्यूबल डाई कौन सी है जो जल में घुल जाती है? रिएक्टिव सल्फर एजोवैट। रिएक्टिव डाइज आपके जल में घुलनशील डाई है, और ये चारों ही डाई आपके सेल्यूलोजिक फाइबर पे की जा सकती हैं। की जा सकती हैं कि नहीं? सेल्यूलोजिक फाइबर पे की जा सकती हैं चारों ही।
है ना। रिएक्टिव डाई सबसे अच्छी हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं और वह जल में घुलनशील है। बाकी सल्फर एजोवेट जल में घुलनशील नहीं है। सॉल्ट डाइस कौन सी हैं बताइए। लवणीय रंग किन्हें बोलते हैं आप, लवणीय रंग सॉल्ट डाइस किसे बोलते हैं आप, डायरेक्ट डाइस को लवणीय रंग बोलते हैं। और डायरेक्ट डाइस भी आपके सेलुलोजिक फाइबर पे की जाती हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं मानी जाती, रंग इनका निकल जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आइस डाई के नाम से किसे जानते हैं आप, आइस डाइस। बर्फीले रंग, बर्फीली डाइस कौन सी हैं, एजोडाइस, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है एजोडाइस के लिए, दैट्स वाई एजोडाइस को आइस डाइस के नाम से जाना जाता है। ठंडा ठंडा चाहिए इसके लिए टेम्परेचर, तब ये घुलती हैं, तब ये जो है आपके काम कर पाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है इसमें बताइए। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानवीय साधन, मानवीय साधन मानव में होते हैं, बताइए कौन सा है। एटीट्यूड, गुड्स मतलब वस्तुएं, पार्क या मनी, एटीट्यूड्स आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट बताइए, एक संस्था है, इनमें से कौन एक संस्था है। जन्म, विवाह, समाज, जाति। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है, विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट बताइए, शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण क्या है। उसका उल्टी होना, उसमें दस्त हो जाना, उसका रुदन, उसका रोना या उसका हंसना। शिशु के शारीरिक क्रिया का मतलब वो अच्छा है, हेल्दी है, और ये कैसे पता चलता है, उसके रोने से, उसके रुदन से पता चलता है। कैसे पता चलता है, उसके रोने से पता चलता है। उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, मतलब बच्चा बहुत बीमार है। शिशु के जन्म के समय उसका भार कितना होता है, नॉर्मल वेट कितना होता है बच्चे का, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 5 से 7 पाउंड उसका वेट होता है। कितना होता है, 5 से 7 पाउंड, ठीक है, लगभग। संयुक्त परिवार में बताइए क्या होता है। एक व्यक्ति होता है, पति पत्नी उसके बच्चे होते हैं, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। 49 का आंसर बताइए। पारिवारिक संरचना में होने वाले परिवर्तन है। परिवार आजकल उनके जो स्ट्रक्चर है वो बदल जा रहे हैं, क्यों। संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, परिवार का आकार छोटा हो रहा है, परिवार में पारंपरिक आजकल लोग वैल्यूज को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते, सभी। ऑप्शन हो जाएगा सभी। ये सभी जो है आज फैमिली के स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कौन कौन से फैक्टर व्यक्ति के पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। परिवार का प्रभाव, स्कूल का, माता पिता, सबका, सभी का। 51 का आंसर दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पे पूछा था, सॉरी टेलीग्राम पे पूछा था, इसका आंसर ऑल होगा। 38% सही है। मैं बता देती हूँ, ये वाला आंसर गलत हो सकता है, मैं बता देती हूँ। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस आपके विटामिन डी की कमी से होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम की कमी से भी होता है, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों कारण हैं विटामिन डी के। इसके अलावा बच्चे जब महिला या पुरुष 40 से ऊपर हो जाते हैं तो फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल गिर जाता है। क्यों, क्योंकि मीनोपॉज हो जाता है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है 40-42 साल के बाद, है ना। नॉर्मली जिनमें हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। तो एक कारण ऑस्टियोपोरोसिस का ये भी है, एक कारण ऑस्टियोपोरोसिस का हड्डियों का आपके खोखला होने का एक कारण शरीर में एस्ट्रोजन लेवल का गिर जाना महिलाओं में, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के गिरना भी है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल होगा। क्यों ऑल होगा, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम साथ साथ है। विटामिन डी जहां वहां कैल्शियम, कैल्शियम नहीं तो विटामिन डी नहीं, है ना। इन दोनों की कमी से आपके होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आपको पता है, बिल्कुल ये बस सब सही है, लेकिन एक कारण इसका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी है। ये महिलाओं में अधिकतर देखा जाता है, पुरुषों में कम देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं में देखा जाता है, पुरुषों में भी होता है। इसका एक कारण बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल गिरना भी है। क्लियर है आप सभी को ये चीज, इसलिए इसका आंसर ऑल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आसानी से, आराम से आंसर कर पाएंगे और गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लीजिए, यहाँ क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में वरना गड़बड़ हो जाएगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।